नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल हैं, लेकिन चुनावी हलचल जोर शोर से शुरू हो चुकी है। मंगलवार को आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी भी पूरे दमखम से चुनाव में उतरने की तैयारी में है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में मिली सफलता से गदगद है। कभी यूपी में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये संकेत खुद ओवैसी ने दिए हैं। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी के साथ मीटिंग भी की है और इसी दौरान ओवैसी से जब पूछा गया कि यूपी में क्या वे विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मैं और ओम प्रकाश राजभर साथ में बैठे हुए हैं, हम साथ हैं, हम और हमारी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में काम करेंगे। ओवैसी के इस बयान को देखते हुए पूरी संभावना है कि कभी बीजेपी के साथ रहे और योगी सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर अब ओवैसी के साथ होंगे। उधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी की पार्टी यूपी में मायावती के साथ भी गठबंधन करने के संकेत दे चुकी है। आम आदमी पार्टी के बाद अब एआईएमआईएम के यूपी के दंगल में कूदने से मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस सपा के लिए टेंशन भी बढ़ सकती है। लेकिन योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का यह कहना है कि यह गठबंधन भारतीय एकता पर विश्वास नहीं करता, ये लोग सिर्फ इत्तेहादुल मुस्लिम पर ही विश्वास करते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि जो दंगा करवाने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि सब एक प्लेटफॉर्म पर साथ आ जाएं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास चाहती है और उसी तर्ज पर काम करती है। उधर विधानसभा में कांग्रेस की नेता सदन आराधना मिश्रा ने ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया। आराधना मिश्रा ने कहा कि ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं और उन्हीं के लिए राजनीतिक समीकरण बनाते हैं। ऐसे में अब यह सवाल है कि ओवैसी का खेल आखिरकार किसको फेल करेगा। क्या ओवैसी के साथ छोटी पार्टियां बिगाड़ेंगी सियासी गणित उत्तर प्रदेश का? इन्हीं सवालों के साथ आज हम एक खास पैनल के साथ करेंगे सबसे बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार लखनऊ में मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके हम लोग काम को शुरू किए, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी उनकी पार्टी है, श्रीमती कृष्णा पटेल जी की उनकी पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी है, बाबूराम पाल जी की पार्टी है, अनिल चौहान जी की पार्टी है, रामसागर बिंद की पार्टी है, रामकरण कश्यप की पार्टी है और भारतीय समाज पार्टी है। ये 8 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। आप लोगों से भी मैंने कहा था कि इसमें और लोगों को हम ले आएंगे, तो और लोगों को भी हम ले आएंगे और उसी कड़ी में हमारा प्रयास है कि इसको बढ़ाने के लिए, मोर्चे में और ताकत पैदा करने के लिए, तो बड़े भाई माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब से आज मुलाकात हमारी हुई है और ये भी आपके सामने उन्होंने बताया है कि हम भी मोर्चे में जो हमारी सोच है कि शिक्षा स्वास्थ्य, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। इसके लिए हमारा मोर्चा कटिबद्ध है। उस भागीदारी संपर्क मोर्चा का हम हिस्सा बनेंगे और उनके साथ हम काम करेंगे। राजभर साहब के उसके नेता हैं, कन्वीनर, उनके साथ हम काम करेंगे। ये शिवपाल जी के साथ भी कोई बातचीत हुई है क्या? हाँ, मैं शिवपाल साहब से हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने मीटिंग की है और मैं इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में जनाब शिवपाल साहब से मेरी मुलाकात होगी, मैं उनसे बात करूँगा। तो वहीं ओवैसी और राजभर की मुलाकात पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। अब ये मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ये आए हैं यहाँ पर। इससे पहले भी कल केजरीवाल जी ने कहा है, तो इन सबको चाहिए कि ये साथ आ जाए ना, देश बांटने वाले लोग जो देश का बंटवारा चाहते हैं, जो 370 नहीं चाहते हैं, जो सीए नहीं चाहते हैं, जो एनआरसी नहीं चाहते हैं, जो हमारे यहाँ दंगे कराते हैं, जो दंगा कराने वाले लोग हैं, इनको चाहिए ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम कर रही है।
130 करोड़ जनता आदरणीय मोदी जी पर विश्वास कर रही है और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार पर विश्वास कर रही है। तो हमें इनके आने से कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम अब यह हो गया है साफ कि ये देश को तोड़ने वाले लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहे हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिनकी पार्टी का नाम है, धर्म की बात करने वाले लोगों के साथ में अब केजरीवाल भी जाएंगे और ओम प्रकाश राजभर भी जाएंगे, अखिलेश जी भी जाएंगे, ममता भी जाएंगी। तो ये सब लोग एक साथ हैं, मुझे पता है कि ये देश तोड़ने ही वाली शक्तियों के साथ जाएंगे। इस प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा कि क्या ओवैसी जी का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के पैरेलल तो नहीं चल रहा। जिस तरह से आपने बिहार का जिक्र किया, 5 सीटों पर तो उन्होंने चुनाव जीता, पर लगभग 40 सीटों पर उनकी वजह से जो सीमांचल के इलाके थे जहां पे अल्पसंख्यकों की आबादी सबसे ज्यादा है बिहार में, उन सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़कर लगभग 40 सीटों पर नुकसान किया और गैर जो भाजपा की मदद करी, और उसकी ही वजह थी कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे वो जीत करके आए। तो ये तय करना है कि आखिर ओवैसी जी का एजेंडा क्या है। अब ये तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है। ओवैसी के कदम को किस तरीके से देखा जा रहा है, नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ओवैसी आखिरकार क्या किसी का नुकसान करेंगे या किसी का फायदा करेंगे, अपना फायदा कर पाएंगे। तो क्या ओवैसी के साथ छोटी पार्टियां सियासी गणित उत्तर प्रदेश का बिगाड़ेगी? क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी ऐलान कर चुके हैं कि इस बार के यूपी के चुनाव में आप भी हिस्सेदारी लेगी, भाग लेगी। और साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात ओम प्रकाश राजभर से हुई है। इस मुलाकात के मायने आखिर क्या हैं? गठबंधन की राजनीति पहले भी हुई है, लेकिन गठबंधन जिस तरीके से बीजेपी के सामने उभर करके पिछले दिनों आया था, उसकी कामयाबी दिखाई नहीं दी। अब एक बार फिर से आने वाले चुनाव में इस गठबंधन में कौन कौन शामिल होंगे, क्या ये गठबंधन कुछ करामात कर पाएगा? इस गठबंधन का एजेंडा आखिरकार क्या है? क्या गठबंधन को जनता स्वीकार करेगी बीजेपी के सामने? बीजेपी की मुश्किलें क्या होगी और बाकी के तमाम दल, उनकी मुश्किलें क्या होंगी जो इस गठबंधन से बाहर होंगे? कई तरह के सवाल हैं सियासी गणित में। अब आखिरकार ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर के इस सियासी फसल को किस तरीके से बोते हैं और फिर क्या उसी तरीके से उसे काटने में कामयाब भी होते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। ओवैसी का खेल आखिरकार किसको फेल करेगा, सबसे बड़ा सवाल। इस बात को लेकर के मोहसिन रजा ने कहा कि दंगा करवाने वाले लोग जो है वो एक साथ आ रहे हैं। आराधना मिश्रा कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि ये कांग्रेस की जो है, कांग्रेस का मानना है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और बिहार में भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया था। क्या यूपी में भी कांग्रेस को इनसे खतरा है या किसी तरह का डर सता रहा है? हमारे साथ एक खास पैनल है, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जगदेव सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, धर्म प्रकाश चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता सुभाषपा के, और अजमल खान हैं, प्रवक्ता AIM के। साथ ही साथ हरीश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धर्म प्रकाश चतुर्वेदी जी, आप ही से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि नया गठबंधन की संभावनाएं कैसे देख रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या छोटी पार्टियां एक साथ आकर के उत्तर प्रदेश का सियासी गणित इस बार बिगाड़ेगी? धर्म प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको? धर्म प्रकाश जी, ओवैसी आपके साथ आ रहे हैं और आज ओम प्रकाश राजभर ओवैसी की मुलाकात हुई है। क्या संभावनाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देख पा रहे हैं? क्या साथ मिलकर के कुछ कर पाएंगे? जी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी भागीदारी संकल्प मोर्चा का जिस तरह से शुरुआत किए हैं, ये 2022
में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी। इसके अंदर सभी छोटे छोटे दल जुड़ रहे हैं। जोड़ दीजिए, बोलिए जी, क्या एजेंडा होगा इस भागीदारी संकल्प मोर्चे इसी का? क्रम में ओवैसी जी भी और मुलाकात देखिए, किए। मेरा सवाल यह भी है कि बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है, क्या आप छोटे दलों के साथ टक्कर दे पाएंगे? हाँ ठीक है। देखिए, बीजेपी भी अगर मजबूत है तो छोटे छोटे दलों को लेके गठबंधन बना के मजबूत बनी है। सेम उसी तरह से भागीदारी संकल्प मोर्चा का भी गठन किया गया है और ये पूर्ण विश्वास है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि भागीदारी संकल्प मोर्चा की 2022 में सरकार बनेगी। ठीक है, अजमल खान, ओवैसी का ये खेल किसको फेल करेगा, किसका खेल बिगाड़ेगा? क्योंकि वे जहां भी जाते हैं, बिहार में गए, वहां पर 5 सीटें जीत करके आए। अब ओवैसी यहां आ रहे हैं, आपकी पार्टी का गठबंधन कई छोटे दलों के साथ हो रहा है। देखिए हम अपना खेल बना रहे हैं। आपने अभी पहले भी कहा और हमने दूसरे दलों के नेताओं को भी आपने सुनवाया जी। आप देखिए, हम 1994 में एमपी का इलेक्शन नहीं लड़े, बीजेपी कांग्रेस को हरा के पावर में आई। 19 में इलेक्शन नहीं लड़े और थंपिंग मेजॉरिटी से आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस बीजेपी का आपस में समझौता है। अभी आप बिहार का इलेक्शन देखिए, 70 सीटों पर लड़े और 19 जीते, और जहां जहां हारे किसको जिताया? हम पहली बार हैदराबाद के बाहर महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़े, हमारे 2 एमएलए जीते। बीजेपी की सरकार बनी, हम दूसरी बार इलेक्शन लड़े, 2 एमएलए जीते। 25 साल का चला आ रहा गठबंधन शिवसेना और बीजेपी का ध्वस्त हो गया। अब उनकी आपस में नहीं पटेगी, इसमें भी हमारा हाथ होगा, वहां भी हम बी टीम हो जाएंगे। ये लोग अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे हैं, कांग्रेस मुसलसल अपनी जमीन नहीं बचा पा रही। इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी इलेक्शन कैंपेन के बीच में छुट्टी पर चले जाते हैं, ये अपनी जमीन बचा नहीं पा रहे हैं। रोना इस बात का रोते हैं कि हम इलेक्शन क्यों लड़ने आ गए। भाई, हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम कोई वहाँ डांस शो थोड़ी चला रहे हैं, हम इलेक्शन ही लड़ेंगे भाई। हम इलेक्शन लड़ने आ गए, जनता तय करेगी किसको वोट देती। हम तय करेंगे कि हम किन पार्टियों के साथ जा सकते हैं। राजभर साहब के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया कि इलेक्शन लड़ेंगे उनकी लीडरशिप में। बाकी जनता तय करेगी किसको आना है किसको नहीं आना है। लेकिन खान साहब, कांग्रेस कह रही है कि आप बीजेपी की बी टीम हैं और उसी तरह से काम करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि आप जब बिहार में गए तो उनको 40 सीटों की से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। यहाँ भी आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ। बिहार का इलेक्शन देख लीजिए, कहाँ थे राहुल गांधी जी? बीच में पिकनिक मनाने चले गए। अपनी जमीन न बचा पाने वाले लोग दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। दूसरे, ये प्रजातंत्र है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिस तरह का चाहे आरोप लगा दें। अभी हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में क्या हुआ? योगी जी यहाँ से गए, बड़े बड़े नेता आए, वो सर्जिकल स्ट्राइक हैदराबाद में कर दे रहे थे। हमारी 44 कारपोरेटर की सीट थी, एक भी कम नहीं कर पाए। सारी ताकत बीजेपी ने लगा दी, तब ये लोग कहाँ थे? ये अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे हैं, लगातार इलेक्शन हार रहे हैं, उसका नहीं कहते हैं। ये हमको बताते हैं बीटी में। बाकी आरोप लगाने से क्या होता है? आरोप जिसकी मर्जी हो लगाए। ये डेमोक्रेसी में जनता तय करती है कि जनता किसके साथ है। जी, जगदीश सिंह यादव साहब जी, ओवैसी का आना आपके लिए क्या है? क्योंकि वे कह रहे हैं कि शिवपाल यादव से भी हमारी बातचीत चल रही है, वे भी हमारे साथ आ सकते हैं, तो आपको भी डर सता रहा है कहीं ना कहीं आपकी जमीन भी, आपका खेल भी बिगाड़ सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प अगर एक बात है तो समाजवादी पार्टी है। इसके अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, जो मुख्यमंत्री रहे कि उन्होंने 5 साल काम किया है, बीजेपी उसको छू भी नहीं पा रही। और ये निश्चित रूप से ओवैसी कहीं कहीं से बीजेपी का खेल है। बिहार में देख लीजिए, पहले भी देख लीजिए। और वास्तव में बीजेपी इनको फंडिंग में करती, चुनाव लड़ाती, ये चाहते हैं माइनॉरिटी का वोट डिवाइड एंड रूल करके भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़ने का काम किया है। ये एक खेल है, राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग जगह समझ रहे हैं कि इनका क्या मंशा है, क्या करना चाहते हैं। अगला चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी जीतेगी और फिर हमारे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सारे लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं बीजेपी लोगों को बहकाने काम करती है।
डिवाइड करने का काम करती है। आपने देखा नहीं, पिछड़ा अति पिछड़ा महापिछड़ा बना दिया, दलित अदलित महादलित बना दिया, ये डिवाइड एंड रूल करके बात कर दी। इसीलिए माइनॉरिटी वोट को काटने के लिए और समाजवादी पार्टी का नुकसान करने की नीयत से उन्होंने ओवैसी को खुद उतारा है और खुद फंडिंग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सारे लोग जानते हैं। ओवैसी क्या मतलब है, आप 5 सीट वहां जीत करके जो सेकुलर सरकार बननी थी उसको गिरा दिया, तो सेकुलर के पक्षधर है, सेकुलर के विरोधी है। ये चाहते क्या है ओवैसी, ये सेकुलर के पक्षधर है या सेकुलर के विरोधी है? ये लोकतंत्र में देखिए, चुनाव लड़ने सबको अधिकार कहीं जाने गए, लेकिन मंशा क्या है, मंशा क्या है, नियत क्या है, किस नियत से आ रहे हैं, ये समझ रहे। 5 सीट जीत के क्या कर लिया उन्होंने, नुकसान कर दिया जो सेकुलर मोर्चा बना हुआ। यादव साहब लगता है सबसे ज्यादा चिंता आपको हो रही है, क्योंकि एमवाई फॉर्मूला आप ही का ध्वस्त होने वाला है। नहीं एमआई फार्मूला, लेकिन यहाँ की माइनॉरिटी क्लास वोटर समझते हैं कि ओवैसी का मंशा क्या है, ओवैसी यहाँ क्यों चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और एक बिहार का नमूना देख लिया, जो नुकसान हो रहा है इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था का, वहां तो ध्वस्त कर दी, वहां जबरदस्ती चुनाव जीत लिया। और यहाँ भी वही करने चाह रहे हैं। बीजेपी हमेशा डिवाइड एंड रूल करके काम करना चाहती है। मैंने कहा श्रीवास्तव साहब ओवैसी जब से आए उत्तर प्रदेश में हलचल तो बढ़ी गई है, विपक्षी पार्टियां आप पर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि आप डिवाइड एंड रूल में विश्वास करते हैं और आपने ओवैसी को उतारा है बैकडोर से। आपका साथ है ओवैसी के साथ, आप चाहते हैं कि छोटी छोटी पार्टियां सबका वोट बढ़ जाए, आप सत्ता में रहे, ये विपक्ष का आरोप है। नियत इनके यही कर ही रहे हैं। श्रीवास्तव जी ये सामने है। देखिए समाजवादी पार्टी के आदरणीय जगदेव सिंह यादव जी सीनियर व्यक्ति हैं, जी। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल आधारहीन है, तथ्यहीन है। आप 17 में चुनाव में देखिए, इन्होंने जो गठबंधन बनाया कांग्रेस पार्टी के साथ, फिर 19 में बसपा के साथ इन्होंने गठबंधन बनाया। तो अगर ये गठबंधन बनाने से और जात पात की जो गुड़ागणित की राजनीति ये लोग करना चाहते हैं, उससे अगर इनको विजयश्री उत्तर प्रदेश की जनता दे देती तो इनको विजयश्री मिल गई होती। जब जगदेव जी 19 के चुनाव के पहले बहस में आते थे या 17 के चुनाव के पहले बहस में आते थे, तो ये लोग इस तरह से आक्रामक होते थे, मालूम पड़ता था कि ये जो इन्होंने गठबंधन बनाया वो पूरी तरीके से स्वीप करने जा रहा, उत्तर प्रदेश में क्रांति आ जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता बहुत जागरूक है, उसको पता है कि उसका हित किसके साथ है, वो किसको नेतृत्व सौंपेगी जो प्रदेश की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए काम करेगा, यहाँ के गरीब मजदूर किसान के लिए काम करेगा, उसको ये बात पूरी तरह से पता है। और इसलिए उसने वो 14 की बात हो, वो 17 की बात हो, वो 19 की बात हो, उसने भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम किया पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। लेकिन 22 का जो चुनाव आ रहा उसको लेकर के जो लोग भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका मौलिक अधिकार है, सबको स्वतंत्रता है, सब अपने राजनीतिक एजेंडे के साथ प्रदेश की जनता के बीच में जाएं और वही तय करेगी कि विजयश्री किसके पास होगी। लेकिन श्रीवास्तव साहब, ये क्यों विपक्ष आप पर ये कह रहा है कि ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है? लगातार बीजेपी को लेकर के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? और खुद ओम प्रकाश राजभर तो आपके सहयोगी थे, आपके साथ थे। विपक्ष के पास जब कुछ नहीं होता तो इसी तरह की बेसिर पैर की बातें विपक्ष कहता है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो तो मैं प्रामाणिक बातें आपके साथ कह रहा हूं जी। तो ये जो ओवैसी आ रहे हों चाहे बाकी लोग आ रहे हों, भारतीय जनता पार्टी इन दलों के आधार पर काम नहीं करती, वो प्रदेश की सम्मानित जनता के लिए काम करती है। और हमारा सम्मानित नेतृत्व जो है जनता के लिए लोक कल्याणकारी कार्यक्रम लेकर के जनता के बीच जाता है और जनता ही
भारतीय जनता पार्टी को ताकत देती है, वो उसका विश्वास भरोसा ही हमारी पार्टी का ताकत है। उसी विश्वास भरोसे को लेकर के हम जनता के बीच पुनः जाएंगे और जो हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे और पुनः हमको पूर्ण भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होगी और भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री देगी। ठीक है खान साहब, अजमल खान साहब, बीजेपी ने कहा कि देश बांटने वाले लोग आ रहे हैं, एक साथ हुए हैं, इनके एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम करते हैं, बीजेपी सबको साथ लेकर चल रही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर ओवैसी आ जाए या किसी को साथ ले लें। बारे में भी ये बताना पड़े कि धर्म के आधार पे कौन बांटता है, तब तो ये कमाल होगा। पूरे धर्म की राजनीति करके 2 सीट से यहाँ तक पहुंचे हैं। इनके पूरे जो लिटरेचर है उनको पढ़ के देख लीजिए। जिन लोगों ने भगत सिंह के बलिदान को नकार दिया, ये कहा कि जान देने का कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें अपनी ताकत और जान बचा के रखनी है, मुसलमानों से लड़ना है, ये साफ साफ लिखा है बंच ऑफ थॉट्स में। अब अगर ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, ये अपना गठबंधन शिवसेना के साथ नहीं बचा पाए, इनके फेल्योर के लिए हम जिम्मेदार हो जाएंगे। बाकी सबकी जबान है, सबका दिमाग है, सबको बोलने की स्वतंत्रता है, जिसकी जो मर्जी आए बोले। ये इलेक्शन तय करेगा ना कि लोग किसको चाहते हैं। हम कितने दिनों से हमारी पार्टी हैदराबाद के बाहर इलेक्शन लड़ रही है। बीजेपी अगर सत्ता में आई तो हम तो इलेक्शन लड़े नहीं। सारे जो दल बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों से गठबंधन करके मुकाबला कर नहीं सके, हम आ गए तो हमको ये स्टेट बोर्ड बना रहे हैं। आप ये देखिए ना कि ये हम अगर 1914 में इलेक्शन नहीं लड़े और 2014 में इलेक्शन नहीं लड़े, 2019 में इलेक्शन नहीं लड़े, भाजपा की सीटें लगातार बढ़ती चली गई, क्यों ऐसा हुआ? बताएं जवाब दो। खान साहब, एजेंडा क्या होगा? एजेंडा आपने सक्सेस कमेटी की रिपोर्ट देखी होगी, मुसलमानों की क्या हालत है। वही राजभर जी ने कहा कि क्या हालत है शिक्षा की, क्या हालत है नौकरियों में, 10% हम नौकरियों में बचे हैं। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए। एक ऐसी सरकार आई है जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करके हमारे प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहा है, यहाँ 2.25 करोड़ लोग निकले जा रहे हैं, रोजगार से बाहर हुए जा रहे हैं। यही एजेंडा होगा भाई, लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। जी धर्म प्रकाश जी, कैसे लगता है आपको कि आप चुनौती दे पाएंगे विपक्षी पार्टियों को, ओवैसी को साथ लेकर के, और सरकार बनाने का दावा जो आप कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या है? चुनौती तो पूर्ण रूप से दे रहे हैं। जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहती है भाजपा, ये सिर्फ सबका साथ चाहती है, सबका विकास नहीं चाहती। अगर सबका विकास चाहती तो जिस तरह से इसमें परिषदीय विद्यालयों की हालत है, वो विद्यालय का सुंदरीकरण और सही से होता। जिस तरह से गोद लिए गए गांव, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गोद एक योजना चलाई गई, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उस गांव का आप सर्वेक्षण कर लीजिए, देख लीजिए स्थिति क्या है। जनता अब की बार दिखाएगी 2022 में स्थिति क्या है, बदलेगी जनता, सरकार को उखाड़ फेंकेगी उत्तर प्रदेश से। लेकिन धर्म प्रकाश जी, क्या लगता है कि कौन कौन पार्टियां आपके साथ आएंगी, कौन कौन लोग आएंगे साथ में? आम आदमी पार्टी पहले से कह चुकी है कि वो भी इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्या ये तमाम लोग साथ में आएंगे? शिवपाल यादव आपके साथ आएंगे या मायावती आपके साथ आएंगी? जी बातें देखिए, हमारे जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है इसमें 8-9 पार्टी अब तक हो चुकी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा फुल कोशिश है कि छोटे छोटे दलों को जोड़ के एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए। जो अलग अलग सब चुनाव लड़ रहे थे, अब इकट्ठा होकर 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाई जाए। तो धरातल पर तो अब तक आप थे नहीं। जो पार्टियां लगातार यहां पर राजनीति कर रही है, पहले से सत्ता में भी रही है, और भारतीय जनता पार्टी मौजूदा दौर में अरे महोदय जी, आप हेमंत जी आप देखिए धरातल पे, हेमंत जी आप देखिए धरातल पे आप देखिए, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, जाते हैं जी।
लेकिन यादव साहब अगर छोटी छोटी पार्टियों का जिक्र होता है, शिवपाल यादव चले जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी चली जाती है, आम आदमी पार्टी चली जाती है और 9 पार्टी अभी तक वो बता रहे हैं, तो मुश्किलें आपको नहीं लगता कि आपके लिए भी खड़ी होती हैं? देखिए, ये जो पार्टियां हैं, बहुत पार्टियों को लोग जानते नहीं, उत्तर प्रदेश कोई पार्टी है भी। ये राजभर जी तो कल तो बीजेपी के साथ थे, मंत्री बने हुए थे, निकाल बाहर किया। आज ये ओवैसी जी का एक एजेंडा वही है कि माइनॉरिटी किसने निकाल के बाहर दी? किसी ने निकाल के नहीं बाहर किया है। साफ बात। अरे आप सुनिए तो दूसरे को भी अपनी बात कहें। बात आज ओवैसी जी का एजेंडा क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा है, डिवाइड एंड रूल। मैंने आपको बेसिकली बात बता दी। अभी इन्होंने पिछड़ों को बांटने की बात की, दलितों को बांटने की बात की, अब इन्होंने माइनॉरिटी क्लास को बांटने के लिए ओवैसी को लगाया है। उनके साथ इनके साथी है पुराने ओम प्रकाश राजभर वगैरह, छोटी मोटी पार्टी जिनके कोई जानता ही नहीं। अभी जो नाम रहे तमाम 9 पार्टियां, फिर कोई जानता है? यहाँ मुख्य पार्टियां सभी लोग जानते हैं प्रदेश कौन कौन है। आज विकल्प उत्तर प्रदेश में है तो समाजवादी पार्टी है, और जो 5 साल मुख्यमंत्री रह के अखिलेश यादव ने प्रदेश का विकास किया है, उस विकास के नाम पर आज जनता देख रही है। आज देखिए कितना भ्रष्टाचार है, कितने अपराध बढ़े हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं। एंटी रोमियो ने चलाया था, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है, और नौकरियों के सवाल है, नौजवान घूम रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही। तो आज बीजेपी से लोग तद हो गए हैं। तो बीजेपी का अगर कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में है, और समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह जी पहले हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब तो समाजवादी पार्टी है। ये कहते हैं सबका विकास सबका साथ। अरे सबका विकास सबका विश्वास सबका साथ कहाँ है? माइनॉरिटी क्लास को बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया सांसद में, विधायकों के ने दिया, बता दे। इसीलिए खान साहब कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी जो है अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ेंगे। अजमल खान इसीलिए तो कह रहे हैं। और यादव साहब, अगर ओवैसी यहाँ पर आते हैं और मुस्लिम वोट बैंक उनको जाता है, तो परेशानी तो सबसे ज्यादा आप ही के लिए हुई। नहीं, सवाल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी ये समझ रही है। एक बिहार का बहुत बड़ा उदाहरण है कि सेकुलर सरकार बनते बनते, हालांकि बीजेपी ने बेईमानी की, नहीं जाती, खाली ओवैसी के 5 सीटों लेने से वहां जो सरकार की वो स्थिति नहीं है। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश में लोग सजग हो गए, समझ हो गए, और माइनॉरिटी क्लास के समझ हो गए कि ये वोट कटवा है, वोट कार करके सेकुलर फोर्सेस का नुकसान करने चाहते हैं। इसलिए ओवैसी का खेल अब यहाँ चलने वाला नहीं है, और खेल तो बीजेपी का बनाया हुआ है। मैंने कहा नहीं, बीजेपी डिवाइड एंड रूल की बात करती है, ठीक है। सारे वर्गों पर अजमल खान साहब समाजवादी पार्टी करेंगे, आप तो वोट कटवा है। माइनॉरिटी क्लास, माननीय मुलायम सिंह ने सबको जोड़ सबके लिए काम किया है। माइनॉरिटी क्लास सम्मान दिलाने काम किया, समाजवादी पार्टी ने किया है। आज माइनॉरिटी क्लास समझ रही कौन हमारा हितैषी है, कौन दुश्मन है। ये अजमल खान साहब एक रिएक्शन लीजिए इस पर। समाजवादी पार्टी करेंगे, माइनॉरिटी के सबसे बड़े हितैषी है, और बीजेपी का हमने काम किया है। ओवैसी बीजेपी की भी टीम है, आप वो वोट कटवा हैं। साबित हो गया है। ये करना क्या चाहते हैं? जवाब दीजिए। अजमल खान साहब, आप मुझे सुन रहे हैं, जवाब दीजिए। आम आदमी, आम जनता समझ रही है क्या खेल है बीजेपी का, वो चलने वाला नहीं। बताइए, अभी तक आवाज नहीं आ रही थी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, उनकी तरफ से उतारा गया, आप तो वोट कटवा हैं। AIMIM वोट कटवा है पार्टी है, और मुस्लिमों की सबसे बड़ी हितैषी समाजवादी पार्टी जवाब दे रहा हूं। वो ये कह रहे हैं, यादव साहब कह रहे हैं कि हम ही ने मुस्लिमों का काम किया है। जी समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया है। जी मैं बता रहा हूँ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी ये बड़ी तारीफ कर रहे हैं, अभी बाई इलेक्शन में कैंपेन करने तो जा नहीं सके। ये लोग अपना कैंपेन नहीं करके बी टीम सी टीम बना रहे हैं। हम बी टीम नहीं है, अब हम ए टीम बनेंगे ना। इनको दिक्कत बी टीम से है ना, ये सी डी पे है, तो हम ए टीम बनेंगे और इनको बताएंगे कि कैसे वोटिंग होती है। अरे भाई, ये कैंपेन नहीं कर पाए आप। अभी बाई इलेक्शन देखिए क्या हाल हुआ इनका। जब हम इलेक्शन नहीं लड़े थे तो ये क्या सीट लेते आप पाए। इन्होंने अगर बहुत विकास किया होता तो लोग इनका साथ देते। काम किया है, हमने सीटें जीती। अरे भाई, डिस्टर्ब न करिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। जितना काम किया है वो 2017 में मालूम हो गया। 2017 में सारा मालूम हो गया, 47 सीट में सिमट गए। तो ये ना बताइए कि कितना काम किया है। रहा सवाल इसका कि बी टीम कहने का, तो हर आदमी आजाद है, बी टीम सी टीम कहे। ये बी टीम कहते कहते एक दिन हमें ए टीम कहेंगे, समझे आप। लेकिन क्या मुद्दे लेकर के चलेंगे आप? क्योंकि देखिए, अब तो आपका मुकाबला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से भी है और बाकी दलों से भी है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर
सबसे बड़ी चुनौती कौन सा दल आपके सामने होगा? किस किस, बीजेपी होगी, सपा होगी या कांग्रेस होगी? हमने तो पहले ही कहा ना कि देखिए सीधा मुकाबला किसके साथ होगा? हमने पहले ही कहा। नुकसान करने का तरीका देखिए हमारे सामने अभी कोई चुनौती है ही नहीं। हम अपने लोगों को, पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों में जहां शिक्षा रोजगार बिल्कुल है ही नहीं। आप उत्तर प्रदेश में गांव के हाल देख लीजिए, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, मुसलमानों का कितना रिप्रेजेंटेशन है सरकारी नौकरियों में, शिक्षा की क्या हालत है उसको देख लीजिए आप। हम इस पर काम कर रहे हैं ना, फिर इसके बाद लोग बताएंगे, वोट देकर तय करेंगे कि हमारी बात सही है कि जो लोग एकदम दीवार सिर्फ न दिखा के वोट लेना चाहते हैं, झूठ पे झूठ बोल के लेना चाहते हैं, उनकी बात सही है। श्रीवास्तव साहब, समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि आपने मुसलमानों के नेतृत्व को कमजोर करने का काम किया। एआईएमआईएम कह रही है कि आपके राज्य में भी विकास नहीं हुआ। एक टिकट नहीं दिया, सांसद बता दिए किसको श्रीवास्तव साहब, टिकट दिए उन्होंने। आपके लिए चुनौती या सहायक है? क्योंकि सवाल दोनों तरफ से है। देखिए, अजमल खान साहब जो कह रहे हैं, पहले इनको तेलंगाना की स्थिति देख लेना चाहिए। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी को वहां की सम्मानित जनता ने जो एक मजबूत समर्थन दिया है, उसको इनको आईने की तरह देखना चाहिए। और जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी का, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन सबको सबक सिखाया है और ये बताया है कि अब ये जात पात की गुड़ागड़ित की राजनीति चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास और सुशासन की राजनीति की है और गरीब मजदूर किसान के लिए काम किया है और सबके दरवाजे दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री ने सबसे संवाद किया है, जनता के साथ हमेशा खड़े रहे। तो ये जनता तय करेगी नेतृत्व आने वाले टाइम में। वो चाहे जो बात जगदेव सिंह जी कह रहे हों या अजमल खान साहब कह रहे हों या ओम प्रकाश राजभर साहब की पार्टी कह रही हो, जनता ही तय करती है कि कौन किसका नेतृत्व उसके लिए मुफीद होगा और कौन। लेकिन श्रीवास्तव साहब, आज ओम प्रकाश राजभर ने कहा, इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए भी कहा और उससे पहले भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे लोग, चाहे वो दलित हो, माइनॉरिटी के लोग हो, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के भी बताया कि कभी उनका वोट बीजेपी लेती रही, कभी उनका वोट कांग्रेस लेती रही। अब ये पहली बार होगा जब ये हमारे सब लोग अपने पार्टी को, अपने नेतृत्व को, अपनी लड़ाई के लिए वोट देंगे। नहीं, ठीक है, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, हाँ, लेकिन तय तो जनता करेगी ना। ये तो सब जो गणित समाजवादी पार्टी बसपा के साथ लगा रही थी, और वो तो कह रही थी ना कि इनके प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी के आते थे डिबेट्स में, वो तो 350 सीट से ऊपर जीत रहे थे। तो ये जनता ने बताया ना कि भाई हम, आपकी हैसियत हमारे दिमाग में क्या है, किस रूप में हम मूल्यांकन आपका करते हैं। तो ये 2022 में भी जनता तय करेगी। और कंकाक्टेड आरोप लगाना, खोखले आरोप लगाना, तथ्यहीन बातें करना। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रोजगार की बात कर रहे थे, 5 साल में केवल 2 लाख लोग नौकरियां दे पाए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी 4 साल पूरे हुए नहीं है और 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी केवल सरकारी सेक्टर में। कट गया फोन जी, हेलो, हाँ, हमारी आवाज आ रही है? फोन कट गया। बोलिए श्रीवास्तव साहब, मैं सुन रहा हूं, आपको शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। लेकिन धर्म प्रकाश चतुर्वेदी, ये जरा समझाइए कि आप जिसका हिस्सा रहे, जिसके साथ सरकार में रहे, गठबंधन उत्तर प्रदेश में पहले भी हुए हैं, लेकिन वो गठबंधन सफल नहीं हो पाए। आपका गठबंधन कैसे सफल होगा? गठबंधन तो सफल होगा ही। गठबंधन अब जब इनके झूठ पे झूठ चलते गए तो गठबंधन नहीं सफल नहीं हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनको इस्तीफा देकर अपना अलग, जैसे पहले थे वैसे अब फिर जनता के बीच में जाके अपनी बातों को कहने लगे हैं और कह रहे हैं कि 4 साल में
4 लाख रोजगार मिले। महोदय जी गिना दे हमको 4 लाख रोजगार किसके क्षेत्र में दिए हैं। कागज पूर्ति से नहीं रोजगार मिलता है, युवाओं को दिखाना पड़ता है रोजगार कि हाँ ये रोजगार उनको दिया गया है। सभी उत्तर प्रदेश के युवा जानते हैं जो उनको रोजगार मिला शिक्षा के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में। ये आंकड़े फर्जी है। समाजवादी पार्टी ने रोजगार दे दिए, आप तो चाहे वो रोजगार दे रहे माध्यमिक के हों चाहे उच्च शिक्षा के हों। अब अगर हम ये कह दें कि आपकी बातें फर्जी हैं, फर्जी आंकड़े हैं। आदरणीय यादव जी अगर हम बात कह दें कि आपकी बातें फर्जी है, फर्जी बता रहे हैं, पार्टी तो कह रही है हम भी कह दें कि आप जो बात कह रहे हैं पूरी तरह फर्जी है। और गठबंधन जो पहले हुए हैं उनकी स्थितियां भी देखी होगी आपने। भगा दिया है, इनको पता। गठबंधन हुए तो इसी बेस पे नहीं चले ना। अब इनका मतलब था कि हम इन्हीं वाली गाएं, तो इनका गाना हम लोग गाना गा नहीं सकते थे। और जो सपा के नेता प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि उन्होंने भगा दिया, भगाया नहीं है। पूरी जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि माननीय राजभर जी इस्तीफा देके अपना अलग हुए हैं। ठीक है खान साहब, ये सवाल मेरा अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए आपसे कि आपने देखा होगा कि यूपी में जो बाकी गठबंधन बने, पिछले चुनाव में भी गठबंधन बने, फिर नेतृत्व के मसले पर अलग अलग हो गए। यहाँ पर नेता कौन होगा, कितनी पार्टियां होंगी, ये तो अभी भी साफ नहीं है। मकान पे अलॉट नहीं करा पाए मुख्यमंत्री रहते हुए, खान साहब मालूम है। देखिए, आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही है, आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही है कि इस मोर्चे के कन्वीनर राजभर साहब होंगे। लेकिन जो बाकी पार्टियां जुड़ेंगी, आप कह रहे हैं कि बाकी लोग जुड़ेंगे, वो लोगों ने प्रकाश राजभर को स्वीकार करेंगे शिवपाल जी के साथ कैसे? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही है ना कि उनकी कन्वीनरशिप में, उनकी लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद तो मुद्दा ये भी होता है ना कि पिछली बार जब आपने गठबंधन देखा और गठबंधन जो पिछले टूटे इसी बात को लेकर के कि आखिरकार नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा। अब आप जो नई पार्टियों की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ 9 पार्टियों की बदौलत आप मुकाबला कर पाएंगे विपक्षी दलों का, या फिर और लोग जोड़ेंगे तो किन किन को जोड़ेंगे और उनको जोड़ेंगे तो क्या जो पार्टी आज सत्ता में स्वीकार करेंगे? ठीक है, जो पार्टी आज सत्ता में, सेंटर में और यूपी में, इसने कितने लोगों से गठबंधन किया और कितना गठबंधन टूटा। इनका गठबंधन 25 साल तक शिवसेना के साथ रहा, एक ही एजेंडे पर काम करते रहे, गठबंधन टूट गया ना। ये राजनीति है, इसमें गठबंधन बनते और बिगड़ते रहते। लेकिन जो मूल सवाल है वो ये है कि अध पिछड़ी जातियों की, मुसलमानों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की क्या हालत है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन एक और सवाल है कि ये गठबंधन कितना लंबा देख रहे हैं आप? क्या बाकी राज्यों तक भी इसे ले जाएंगे? क्या जो देश का आम चुनाव है उस तक भी इसे ले जाएंगे, या सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए यूपी का गठबंधन है? देखिए, अभी तो उत्तर प्रदेश में ही गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है भाई। आज पहली बार राजभर साहब से हमारे प्रेसिडेंट की बात हुई है। अब इस गठबंधन में कितने लोग आएंगे इसको अभी नहीं बताया जा सकता। आपका सवाल बहुत प्रीमेच्योर है, आगे बढ़ने दीजिए। अभी 1.25 साल इलेक्शन है, उसके बाद ये बातें तय होगी कि कौन कौन से लोग साथ आ रहे हैं और कहां तक साथ चलेगा। नहीं, आपने एक रणनीति तो बनाई होगी ना कि आज की तारीख में अगर कोई गठबंधन की बात हो रही है उसको कितना लंबा लेकर के जाएंगे, यहीं पे रखेंगे, इसको लेकर के एक रणनीति तो बनाई होगी ना। जब आप इन बड़ी पार्टियों के सामने आ रहे हैं। बिहार इलेक्शन चल रहे थे और उसके बाद भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक बात साफ कही थी कि जितने सेकुलर दल हैं उनसे हमारी तरफ से ऑप्शन ओपन है। जो लोग, हम अकेले ही तो गठबंधन नहीं करेंगे ना, दूसरी पार्टी के लोग, दूसरी पार्टी के लीडर भी डिसाइड करेंगे। लेकिन ये बात आज से तकरीबन 6 महीने पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम साफ कही है कि जितने सेकुलर दल हैं उनसे बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन सारी चीजें हम नहीं न तय करेंगे जहां तक गठबंधन का सवाल है। जी यादव साहब, इस गठबंधन का भविष्य देख पा रहे हैं आप? ये गठबंधन का भविष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझदार है और वो समझ गई है कि कौन आदमी सेकुलर फोर्सेस को, धर्मविजय ताकतों को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से माइनॉरिटी क्लास को आप देखें, मदरसे के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर तमाम तरह से उत्पीड़न किया है, वो लोग समझ रहे हैं कि इसको, इनसे बचाने वाला कौन है। वो एक बात समाजवादी पार्टी है
जिसके नेता अखिलेश यादव है, माननीय मुलायम सिंह जी ने पूरे समाज के लिए अरे 3 तलाक की वोटिंग हो रही थी तो कहाँ थे? मैं कह रहा हूँ 3 तलाक पर जब वोटिंग हो रही थी तब आप कहाँ थे? मुस्लिमों के हितैषी आज आप कह रहे हैं। समर्थन किया था, हमने क्या समर्थन किया था? क्या समर्थन किया था? मैं कह रहा हूँ माराठी क्लास की सुरक्षा के सवाल। मेरा सवाल ये कि वोटिंग में कहाँ थे? समाजवादी पार्टी वो कह रहे हैं वोटिंग में कहाँ थे? खान साहब आपसे पूछ रहे हैं यादव जी कि वोटिंग के वक्त आप कहाँ थे? सक्षम है। और आप सिर्फ सेकुलर फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। उसमें पूरा राजभर साहब को भी कम्युनल बना दीजिए। आप तो राजभर साहब को भी कम्युनल बना देंगे, कुशवाहा साहब को भी कम्युनल बना देंगे। आपके साथ रहे तो सेकुलर, आपके साथ ना रहे तो कम्युनल। वाह भाई वाह। ये सब आप सिर्फ एक, मैं कह रहा हूँ जो इकट्ठा हो रहा है उनका क्या अस्तित्व है उत्तर प्रदेश में सारे लोग जानते हैं। जिनका कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व 3 लोग शामिल होकर के कितना नुकसान पहुंचाएंगे 2022 में पता लग जाएगा। यादव साहब इसमें कौन कौन कम्युनल 2022 में प्रदेश की जनता तय करेगी अस्तित्व क्या है। कौन कौन कम्युनल भागीदारी संकल्प मोर्चा का अस्तित्व क्या है 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। यादव जी सेकुलर ताकत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष ताकत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वोट कटवा के अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। अगला चुनाव बता देगा 22 में आपको। ठीक है श्रीवास्तव जी, आप इतने डर यादव जी, इतने डर कर रहे हैं जनता के बीच में जाइए। इतना क्यों मेरा सवाल आपसे श्रीवास्तव जी, क्या ये छोटी छोटी पार्टियां मिल करके श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश का सियासी गणित बिगाड़ सकती हैं? जो धार्मिक उन्माद श्रीवास्तव साहब, नए मोर्चे की ओर से कहा गया, भागीदारी संकल्प मोर्चा कह रहा है कि हम छोटी छोटी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। आपको लगता है कि छोटे छोटे दल एक साथ आकर के सियासी गणित बिगाड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर? बयाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिगाड़ नहीं पाएंगे। देखिए, जब भी चुनाव आता है जी, इस तरह के अनेक सियासी समीकरण बनते हैं हेमंत जी। वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो और चाहे राज्यों के चुनाव हो, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं साल भर से अनेक समीकरणों पे लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग लोकतंत्र में अपनी बात को लेके, अपनी विचार को लेकर के अपने मंसूबे बनाते हैं, लेकिन उन मंसूबों पे जब मुहर जनता लगाती है तब उनको सफलता मिलती है। जनता ये देख रही है कि उसका हित किसके साथ है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व है वो जिस तरह से देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए काम कर रहा है और जिस तरह से आन बान शान इस देश का, प्रदेश का बढ़ा है, उसको लेकर के और जिस तरह से गरीब, मजदूर, किसान सबके प्रति एक संवेदनशील सरकार के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की नीतियां रही हैं, उसको लेकर के देश और प्रदेश की जनता। लेकिन श्रीवास्तव साहब, आप इस बात से नकार तो नहीं सकते ना कि हैदराबाद में, श्रीवास्तव साहब, हैदराबाद में तमाम, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, तमाम बड़े नेता बीजेपी के पहुंचे, फिर भी ओवैसी अपनी सीटें बचाने में कामयाब रहे। आप नुकसान नहीं पहुंचा पाए। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत वहां सफलता मिली, बहुत मजबूत उपस्थिति हमने वहां दर्ज की। ये इसको आप नकार नहीं सकते। जी, मैं खान साहब, ये सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपके गढ़ में गई, हैदराबाद में आपको चुनौती दी, यहां पर आप बीजेपी के गढ़ में आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पूरा हिंदुस्तान मेरा गढ़ है। यहाँ पर हम आ रहे हैं, बौखलाहट लोगों की देख रहे हैं आप। ये गए थे, माननीय गृह मंत्री जी, योगी जी सब गए थे, एक सीट इधर से उधर नहीं कर पाए। 44 की 44 हमने रिटेन की। इनके नेता लोग पुराने हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे। चीन ने कब्जा कर रखा है, पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं, ये बोल नहीं पाते। हमारे जवान वहां रोज मारे जा रहे हैं, शहीद हो के आ रहे हैं, वहां बोलती नहीं निकलती। बाकी ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अजीब हालत है। एक म्युनिसिपल इलेक्शन में सारे लोग जाके, हाँ ये ठीक है कि इन्होंने टीआरएस को से कुछ सीटें छीन ली, वो उसके लिए ये उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, कुछ नहीं कर पाए। 3 कारपोरेटर की सीटों पर गए योगी जी, एक सीट नहीं आई, खाली लंबी लंबी बातें करके नफरत फैला के चले आए। और 2 सीटों पर गए
अरे माननीय अजमल जो खान अपने साहब गृहमंत्री हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। हमने वहाँ तो 44 एक ही है ना, सीटें रिटेन टीआरएस और हमारा गढ़ उत्तर प्रदेश भी है, ऐसा नहीं है। हम इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं ना, टीआरएस के नुकसान का आप नुकसान नहीं बिहार में हम 5 सीट समझते। जीते, आप तो इतना भूचाल क्यों मचा हुआ है? उनके साथ वहां राजनीतिक आपका गठबंधन है और जो बॉर्डर पे हो रहा है वो भी आपको पता है। इस तरह की जो आपको ये अपनी हार वहां स्वीकार करनी चाहिए। तेलंगाना में टीआरएस के साथ ही आप खड़े। अरे भाई बिहार में आप इलेक्शन लड़े नीतीश कुमार को खा के, भारतीय जनता 25 साल से गठबंधन में थे शिवसेना के, आपका वहां गठबंधन टूट गया, आप कौन से फायदे में रहे? ये राजनीतिक गुड़ा गणित ना बताइए। नीतीश कुमार को महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए। नीतीश कुमार और आज किसान बैठे हुए वहां बॉर्डर पर, और किसानों की क्या हालत है उसको देख लीजिए। रोजगार को खत्म करने की बात कही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, दुनिया में झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना दिया। नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकारें बनाई, तो वहां की अराजकता को समाप्त किया और विकास किया। अरे पिछली बार आपने महाराष्ट्र में भी सरकार बनाई थी, अब की क्या हो गया? 25 साल से गठबंधन था और एक ही वो एजेंडा था। लेकिन खान साहब आपको लगता है कि आप बिहार जाते हैं और वहां पर अगर 5 सीटें जीत लेते हैं, अरे नीतीश जी लालू जी के साथ ही गठबंधन में थे ना, वही मैं बता रहा हूं। आप उत्तर प्रदेश में आकर के इतना ख्वाब देख रहे हैं कि आप सत्ता में आ जाएंगे? क्या आप फॉर्मूला है? कैसे? क्योंकि बीजेपी तो सीधे तौर पर आपको चुनौती देती है। खान साहब, ओवैसी साहब अगर बिहार जाते हैं, वहां पर 5 सीटें जीत लेते हैं गठबंधन में, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में 5 से ज्यादा सीटें आप निकाल पाएंगे? अपनी पार्टी की, पूरे गठबंधन की इस लायक सीटें होंगी कि आप सत्ता तक पहुंच जाएं? क्योंकि राजभर साहब का यह कहना है कि 2022 में वे सत्ता में आएंगे। इलेक्शन लड़ने का हक है, हमें भी इलेक्शन लड़ने का हक है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी आ रही, क्या वो बनियों का वोट काटेंगे? संजय सिंह यूपी में टहल रहे हैं, क्या वो ठाकुरों का वोट काटेंगे? ये किस तरह की बात करते हैं? एक ही फंडा मिला हुआ है कि मुसलमानों को टारगेट करो। अरे भाई, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जनता तय करेगी ना। आप एक बात बताइए कि हम संजय सिंह यहाँ लगातार टहल रहे हैं, केजरीवाल साहब आ रहे हैं, वो किसकी ए टीम है या किसकी बी टीम है? जी, इस सवाल का जवाब यादव साहब देंगे। यादव साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए। आप जब कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, और खान साहब सीधा सवाल आपसे करें कि अरविंद केजरीवाल अगर आ रहे हैं तो वो किसकी ए टीम बी टीम है? सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और आपका ही महज अधिकार नहीं है कि आप हमेशा मुसलमानों के वोट लेते रहें। देखिए, चुनाव जहां तक इलेक्शन का सवाल है, छोटे छोटे लोगों को दल के अंदर, निर्दल के अंदर लड़ने का अधिकार है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, केजरीवाल जी वो एक वहां फ्री बिजली दे के, पानी दे करके सोचते उत्तर प्रदेश में आएंगे, उनको भी आने का अधिकार है, आने दीजिए। अभी केजरीवाल चुनाव लड़ चुके हैं पिछले, आपने देखा होगा, कई चुनाव लड़े, लड़ने के बाद क्या उनको मिला? ऐसे ही हाल दोबारा भी होगा। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि लोग आकर के ये सिर्फ वोट काटने काम करेंगे और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष ताकतों को नुकसान पहुंचाना कुछ नहीं करेंगे। किसके वोट भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है उनके हिसाब से काम हो रहा है। ये वही सब करने आ रहे हैं। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये बीजेपी की भी टीम है, वोट काटने का काम करेंगे, उससे तो लगता है आप ही के वोट काटेंगे। मैं कहता रहा हूँ कि ये जो लोग आ रहे हैं वोट चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने सबको हक है, राजनीतिक पार्टियां सबको लड़ने के, लेकिन एक मनसा एक जो होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी जो धार्मिक उन्माद फैला करके, मंदिर मस्जिद की बात करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करके चुनाव जीतती है, वो उस पार्टी की मदद करने आ रहे हैं। ये धर्मनिरपेक्ष ताकतों को नुकसान पहुंचाने की नुकसान तो आपका, आप अगर समाजवादी पार्टी को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कर रहे हैं, इनको कम्युनल फोर्सेस कर रहे हैं, बचा न पाने वाले दूसरों का दोषारोपण करेंगे। ये वोट कटवा जरूर साबित होंगे, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे ये हो। नहीं, किसके वोट कटवा होंगे, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ ना यादव साहब। अरे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की हिम्मत नहीं पड़ी, वो कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के वोट कटवाएं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं। यादव साहब, बनी उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे पहचान बनी उत्तर प्रदेश में। यादव साहब सवाल का जवाब नहीं दिया, वोट कटवा किसके होंगे? खान साहब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के वोट कटवाएं हम। नहीं, ये नुकसान किससे पहुंचाएंगे? मैंने कहा नहीं, सेकुलर फोर्सेस को, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर करने का ये षड्यंत्र है।
इसमें बीजेपी के शामिल है और बीजेपी के सारे लोग कर रहे हैं, फंडिंग वही करते हैं, इसमें दो राय अरे भाई नहीं है। हम ये तो मुसलमान कह रहा हैं हूं। तो ये धर्मनिरपेक्ष का षड्यंत्र बता रहे हैं। जरा राजभर साहब को बताएं, कुशवाहा साहब को बताएं कि वो क्या है। ये यादव है तो वो राजभर है, वो कुशवाहा है वो नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। एक मुसलमान मिला है हर बात पे टारगेट कर। केजरीवाल कौन है, संजय सिंह कौन है, राजभर कल बीजेपी में थे, सिसोदिया कौन है? बीजेपी से मंत्री बने थे, विजय मंत्री बने थे। और आपका मायावती से गठबंधन था, कांग्रेस से गठबंधन था। आप नहीं गए थे बिहार इलेक्शन लड़ने, आप नहीं गए थे क्या बात करते हैं? मायावती को तीन यादव जी आप दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं। मायावती समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए मायावती को तीन बार मुख्यमंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश से भूल गए आप। ये समाजवादी पार्टी ऑलरेडी कमजोर है, पिता को संभाल नहीं पाए, पिताजी को संभाल नहीं पाए। समाजवादी पार्टी, आप भी तो मायावती के कदमों में गिरे। पार्टी समाजवादी संभाल लेंगे। जगदेव सिंह जी, आप देख लीजिए जिसके दम पे आप रहते हैं ना वो आपको छोड़ दिया। लेकिन धर्मपाल जी छोटी सी टिप्पणी इस पर मैं आपसे चाहता हूं, धर्म प्रकाश जी छोटी सी टिप्पणी इस पर आपसे चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी करे कि आप धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर करने के लिए ओवैसी के साथ आ रहे हैं। बिहार में देखिए हेमंत जी, सब अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मान ले रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ जनता की बात नहीं होगी। अभी तक मुस्लिम बिरादरी का वोट लेके सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस तीनों पार्टियां अब जब कोई अपने हक की बात करने लगेगा तो इनका धर्मनिरपेक्ष खत्म हो जा रहा है। सपा तो आपको ग्राउंड पर मानती ही नहीं है, वो कह रहे हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं है राजभर जी का। जनता सब समझती है, चुनाव में इनको अपनी स्थिति पता चल जाएगी। क्योंकि बिहार राजभर जी का अस्तित्व क्या है, ये 22 में पता लगेगा राजभर जी का अस्तित्व क्या है। हमारी पार्टी का अस्तित्व क्या है, भागीदारी संकल्प मोर्चा का अस्तित्व क्या है, 2022 में पता लगेगा। श्रीवास्तव साहब, ये चुनाव के बाद में साफ हो जाएगा कि ये कौन कम्युनल है और कौन सेक्युलर है। क्या ये लड़ाई कम्युनल सेक्युलर की लड़ाई है जो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आप इनके पीछे से इनको यहां पर ला रहे हैं, ये आपके फायदे के लिए उनके वोट कटवा कह रहे हैं वो बार बार कि ओवैसी वोट उनके काटेंगे, इसलिए आप खुश हैं। देखिए यादव साहब जो है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़े तो कम्युनल ये हैं, जिस तरह की सरकार चलाते हैं और जिस तरह से धर्म और इसकी राजनीति करते हैं कि और एक वर्ग के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो इनसे ज्यादा तो कोई सेकुलर अपना अगर आपको कहते हैं तो इनको इस तरह के सेकुलर की परिभाषा को बदलना होगा कि सबसे ज्यादा कम्युनल का काम तो ये करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन सारे दलों को सामने रख के चुनाव में नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करती है। हमारा लक्ष्य अंत्योदय है, हमारा लक्ष्य प्रदेश की समृद्धि है, खुशहाली है, हमारा लक्ष्य कानून का राज है। यादव साहब आखिरी कमेंट, यादव साहब एक आखिरी कमेंट। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी राजभर जी ने कहा कि शिवपाल यादव से भी उनकी मुलाकात हो रही है, शिवपाल यादव से भी चर्चा हो रही है। कैसी रही है उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है, इनका कम्युनल कैरेक्टर भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। एक आखिरी कमेंट जवाब दीजिए बस। एक फैशन बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल कहना, वास्तविकता यह है कि ये सारे दल कम्युनल इनकी वर्किंग है। भारतीय जनता पार्टी तो बिना भेदभाव की राजनीति करती है और ये 14 से लेकर के आज तक की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उसके क्रियान्वयन को यादव साहब कोई भी मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि बिना भेदभाव यादव साहब एक छोटा सा कमेंट, यादव साहब एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद काम हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। आजम खान जो सेकुलर के थे उनको जेल डाला, पूरे परिवार को मकानों के ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मैं माफी चाहता हूं ज्यादा समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल खान साहब आपका भी, धर्म प्रकाश जी आपका भी, हरीश श्रीवास्तव साहब आपका भी और जगदेव सिंह यादव साहब आपका भी। ओवैसी का आना और राजभर के साथ आकर के गठबंधन की शक्ल अख्तियार करते हुए 2022 के चुनाव लड़ने का ऐलान कर देना, उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के सियासी तौर पर चर्चाएं जरूर गर्म है, लेकिन आखिरकार ओवैसी कितना सफल होंगे, उनका गठबंधन कितना सफल होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। वोटर ही तय करेगा कि वो किसकी तरफ जाता है। नमस्कार।